नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज दिनांक 18 दिसंबर 2020। आज हमारी इस सप्ताह की हिंदी की दूसरी ऑनलाइन तासिका है। आपको याद होगा कि दिवाली की छुट्टी के बाद हमने हिंदी के 2 पाठ पढ़े थे। पहला था चित्र वर्णन अस्पताल, उसके बाद पाठ तीसरा 2 लघु कथाएं। पाठ दूसरा या कविता दूसरी मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी क्योंकि ये कविता हमें अभ्यासक्रम से कम कर दी गई है। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द संपदा। हमारी मंगलवार की तासिका को मैंने आपको पाठ पहला जो है चित्र वर्णन, उसका यूट्यूब का वीडियो भेजा था जो आप लोगों ने देखा। आज मैं चौथा पाठ शुरू करने जा रही हूँ और इसके पहले जो 2 पाठ हुए हैं उनके शब्दार्थ, स्वाध्याय सब कुछ मैंने आपको दिया था जो आपने लिख लिया है। अब आप लोग पेज क्रमांक 35 निकालोगे। पढ़ो, समझो और लिखो। पाठ 4 शब्द संपदा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे, जिनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1942 में। अभी 2020 साल शुरू है और 2042 में उनको 100 वर्ष हो जाएंगे। हाँ, तो अभी 22 वर्ष कम हैं उनके शताब्दी के लिए। तो कितने साल के हुए रहेंगे वे? डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे 22 साल कम हैं, यानी वे 78 साल के होंगे। जिनका जन्म कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं, लगभग 65 पुस्तकें उन्होंने लिखी और अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उनमें से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने लगभग 65 किताबें लिखी, उनमें से अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय हैं। अब उनका परिचय करते समय हम जानेंगे कि डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी प्राध्यापक हैं, प्राध्यापक रह चुके हैं। उसी प्रकार वे एक उत्कृष्ट लेखक हैं, अनुवादक हैं। किसी भी साहित्य का वे अनुवादन करते हैं। उसी प्रकार वे समीक्षक हैं, समीक्षा करते हैं के रूप में वे जाने जाते हैं। अब ये जो पाठ है शब्द संपदा, ये पाठ यानी एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। अब ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से, पाठ यानी ये एक निबंध है, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए, शब्दों में कौन कौन सी शक्ति होती है उनको दिखाते हुए हमारी शब्द संपदा बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। ठीक है, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है कि आदिम अवस्था से, यानी हमारे पूर्वज जो आदि मानव थे उनकी जो अवस्था थी, जिन्हें आदिम अवस्था कहा जाता है, उस आदिम अवस्था से आज की मनुष्य की जो आधुनिक विकास यात्रा है, आज के मनुष्य तक, आदि मानव से लेकर आज के मनुष्य तक जो विकास यात्रा है, उसका रहस्य, मनुष्य में जो विकास हुआ है, मनुष्य में जो प्रगति हुई है, उसका रहस्य किस में है? क्या तुम्हें इस बात का पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। अब अधिकांश लोग, बहुत से लोग ये उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में हमारे समाज में, हमारे धरती पर बहुत सारे प्राणी होते हैं। कुछ जानवर हैं
पालतू जानवर, कुछ जंगली जानवर होते हैं, जैसे पक्षी भी होते हैं, कुछ कीटक होते हैं, जलचर होते हैं पानी में रहने वाले। इन सभी में मनुष्य का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का जो विकसित मस्तिष्क है, मस्तिष्क यानी हमारा माथा, हमारा सिर, हमारी बुद्धि, तो हमारा जो विकसित मस्तिष्क है, हमारी जो विकसित बुद्धि है, इस बुद्धि के कारण पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। इस बुद्धि के कारण हमारी अन्य प्राणियों से ज़्यादा प्रगति हुई है और संस्कृति और मूल्य का यही कारण है। परंतु यह उत्तर अपूर्ण है। लेखक क्या कहते हैं? यह उत्तर तो अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। यह उत्तर अपूर्ण है। इसका पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति तो हुई, परंतु मनुष्य ने अपनी मस्तिष्क से मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए प्रगति हुई कि इस मस्तिष्क ने, मनुष्य की बुद्धि ने भाषा की खोज की। पूरे संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा बोलता है। बाकी के कीटक जानवर एक दूसरे से कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो मनुष्य ने अपने बुद्धि से भाषा की खोज की, इसलिए वह विकसित हुआ। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। अब जो मनुष्य की प्रगति हुई है, उसका मूल कारण है भाषा। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दुनिया में जितने भी ज्ञान शाखाएं हैं, जिनका विकास हुआ है, उनका मुख्य कारण है भाषा। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अब इस भाषा का अर्थ क्या है? तो सार्थक यानी योग्य शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। योग्य शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन यानी भाषा कहलाती है। अगला परिच्छेद देखिए। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। अब यह जो शब्दों का संसार है, यह बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अगर हम अच्छी भाषा में व्यवहार करें किसी से भी, तो हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन अगर हमने एक दूसरे को अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया, गाली गलौज की, तो हमारा रिश्ता टूट जाता है। इसलिए कहा जाता है शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ता है। शब्द ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। शब्द ही मनुष्य को एक दूसरे से तोड़ता भी है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह शब्द से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो ज्ञान जो है हम शब्द से अवगत करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षर जो है वे ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव हैं। अब अक्षर क्या है? ध्वनि के चिन्ह हैं। जो ध्वनि हम अपने मुंह से उच्चारते हैं, वह हम लिखते हैं अक्षर के रूप में, लेकिन ये ध्वनि तो निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। ध्वनि को, शब्द को मनुष्य ही अर्थ देता है और जीवंत बनाता है। जो निर्जीव शब्द है, उनको अर्थ देकर मनुष्य उन्हें जीवंत बनाता है। जब
शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। अब जब ये शब्द जीवंत हो जाते हैं तब उस शब्द में मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। अब हर मनुष्य का स्वभाव एक जैसे नहीं होता। अलग अलग स्वभाव के लोग हमारे आसपास होते हैं। हमारे घर में भी सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कोई ज़्यादा प्यारा होता है, कोई ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, क्या भावनिक होता है। तो सबका स्वभाव एक जैसे नहीं होता। जब शब्द निर्जीव थे तो मनुष्य ने उसे जीवित किया, मनुष्य ने उसमें अर्थ डाला, और जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर मनुष्य के विविध स्वभाव गुण उस शब्द में आने लगते हैं। अब मनुष्य स्वभाव के विविध नमूने हैं, विविध प्रकार हैं, और उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है वैसे ही उसने उसने बोले हुए शब्दों का स्वभाव बन जाता है। जैसे कुछ लोग, अब एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं वैसे कुछ शब्द शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। कुछ लोग हंसमुख होते हैं, वे हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिस कारण आस पड़ोस के लोग हंसने लगे। उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा औरों को हंसाते रहते हैं। कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ मनुष्य का स्वभाव हंसमुख होता है, वे हमेशा एक दूसरों को हंसाने के कोशिश करते हैं। उसी प्रकार कुछ शब्द भी हंसमुख होते हैं और वे शब्द लोगों को हमेशा हंसाते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ शब्द भी होते हैं कि उन शब्दों का सिर्फ हमने उच्चारण किया तो भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो व्यतीत हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। ठीक है। अब नीचे देखो, कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कई बार अगर बुरे शब्द किसी ने किसी से कहे तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वह इतना बुरा मान जाता है कि वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। अब कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, वे हमें बड़े प्रिय होते हैं, हमारे भाई बहन भी। उसी प्रकार कुछ शब्द भी बड़े प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। उन शब्दों को बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। कोई कविता के शब्द, गाने के शब्द बहुत ही मधुर होते हैं जिन्हें हम बार बार सुनना, गुनगुनाना या गाना पसंद करते हैं। उसी तरह हम एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। अब कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बड़े ही सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। यानी सभी तरह से अच्छे होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। अब कुछ शब्द हमें निष्क्रिय बना देते हैं यानी आलसी बना देते हैं, कुछ न करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ शब्द जैसे कुछ मत करो, भाग्य में है तो वह मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कुछ शब्द हमें निष्क्रिय बना देते हैं, जैसे वे हमें हमेशा कहते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम धाम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर भाग्य में है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिल जाएगा। कुछ बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है, अगर भगवान ने चाहा तो हम पास हो जाएंगे, नहीं चाहा तो नहीं होंगे। तो ये गलत है, ये निष्क्रिय शब्द हैं।
हमें रोज़ अभ्यास करने की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे गुणों से पास हो सके। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम पास हो जाए, अच्छे गुण हमें मिले, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि बिना अभ्यास किए हम पास हो जाएं। इसलिए हमेशा कोशिश प्रयत्न हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। अब पेज नंबर पीछे देखो 36। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम। न्यूटन जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% यानी 90% परिश्रम की ज़रूरत होती है। टोटल 100% होते हैं ना, उसमें से 90% परिश्रम की ज़रूरत होती है। 5% बुद्धि, हमारी बुद्धि की ज़रूरत सिर्फ 5% है, और बची 5% जो ज़रूरत है वह होती है सहयोग की यानी हमारा अच्छा काम बनने की जो परिस्थिति होती है उसे सहयोग कहा जाता है। तो ज़्यादा 90% ज़रूरत है मेहनत, 5% बुद्धि और 5% सहयोग की ज़रूरत होती है, परिस्थिति की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखिए, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। आपको याद रखना है, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए हमेशा 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। जो शब्द हमें हमेशा निष्क्रिय करते, कुछ न करने की प्रेरणा देते हैं, हमें आलसी बनाते हैं, ये शब्द हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। यानी हमारे जीवन में उन शब्दों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन से वे शब्द हमें दूर कर देने चाहिए। जो शब्द हमेशा हमें निष्क्रियता की प्रेरणा देते हैं, आलसी बनाते हैं, उन शब्दों को हमें भूल जाना चाहिए, अपने जीवन में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्र हो, आज हमने ये आधा पाठ पढ़ा। बचा हुआ आधा पाठ हम हमारी जो मंगलवार की तासिका है उस तासिका को पढ़ेंगे। आज का आपका जो घर का अभ्यास है वह है पाठ को ठीक से पढ़ना, जो शब्दार्थ में भेज रही हूँ वह सुंदर अक्षरों में लिखना, और जो स्वाध्याय में भेज रही हूँ वह भी सुंदर अक्षरों में लिखना, और सबके मुझे तस्वीरें भेज। ठीक है, धन्यवाद।